हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर से फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। वो क्वांटिटी जो कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं। एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और वो क्वांटिटी फिजिकल वर्ल्ड का लॉ भी बताती हो। तो अगर ऐसी कोई क्वांटिटी होती है तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नापी जा सकती है, या फिर ये किसी नेचर के लॉ को डिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको इस चीज़ से। ये क्या चीज़ है? ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू होता है एन मल्टीप्लाई यू, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब ये एन और यू का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। एन जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि नंबर्स में होगी, ठीक है ना। 1 2 100 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अगला है यू। यू क्या है? यू है यूनिट, ठीक है। यू है हमारा यूनिट। अब समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट होगी उसके कितने टाइम्स, जितने भी टाइम्स होगी वो ये होगी, ठीक है। और यूनिट जो होगी वो हमें दिखाई कंपैरिजन, ठीक। यूनिट जो होगी वो होगी एक कंपैरिजन में, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब हम इस पूरी चीज़ को अगर आपको समझ में ना आया हो तो इस समय एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एलिफेंट है और एक मान लीजिए डॉग है, ठीक है। दो एनिमल्स है। अब मान लीजिए कि जो एलिफेंट का जो वज़न है वो डॉग से कितना है? 150 टाइम्स। कितना? 150 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। 150 टाइम्स ज़्यादा है एलिफेंट का वज़न डॉग से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं W यानी कि वेट। वेट ऑफ एलिफेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ डॉग, ठीक है। वेट ऑफ एलिफेंट इक्वल टू हो जाएगा 150 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ डॉग। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारी 150 आई है ये ही चीज़ है हमारी n, ठीक है। ये है हमारा n जो कि है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो है वेट ऑफ डॉग ये है यहाँ पर u यानी कि यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की सहायता से फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। इतना समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन्स है, ठीक है ना, यानी कि हम इंसान। ह्यूमन्स एक तरफ मान लीजिए गॉड है यानी कि बकरी। अब हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ ह्यूमन्स इक्वल टू हो जाएगा। मान लीजिए कि ह्यूमन का जो वेट है, किसी इंसान का जो वेट है वो गॉड से यानी कि बकरी से मान लीजिए 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ ह्यूमन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 आया है ये 2 है हमारा n यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि नंबर है। और ये जो वेट ऑफ गॉड है ये है हमारा u यानी कि यूनिट, जो कि कंपैरिजन है ह्यूमन से, ठीक है, जिसका कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन से, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन का वेट है वो गॉड के वेट से 2 गुना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो भी आगे लिखवाते जाऊँ आप उसको प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपके अच्छे से नोट बन जाए, और वही वो नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। पिछली स्लाइड में हमने बात करी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और हमने एग्जाम्पल से भी समझा इसे। अब हम बात करते हैं टाइप्स।
तो टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें से हम पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फंडामेंटल पीक्यू यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे कि हम अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक सीखते हैं, जो कि 26 अल्फाबेट होते हैं, और हम उसी की हेल्प से पूरी इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसी तरीके से ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि जो आगे आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, वो इन पे डिपेंड करती है और इनकी मदद से वो बनती है, ठीक है। तो 7 जो होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इनके आगे इनकी लिखी गई हैं एसआई यूनिट्स विद सिंबल। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, क्योंकि लंबाई को हम, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, जो कि इसकी एसआई यूनिट कहलाती है, ठीक है। सिंबल होता है स्मॉल एम, मास को किलोग्राम में, सिंबल केजी, टाइम को हमें सेकंड में नापते हैं क्योंकि एसआई यूनिट एसआई सेकंड होती है, सिंबल स्मॉल एस, टेम्परेचर कैलोरी में नापते हैं, सिंबल के, इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पेयर में। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में नापते हैं, सिंबल कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसे नापते हैं हम कैंडेला में, सिंबल होता है सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है। इसे मैं थोड़ा स्मॉल बना देता हूँ, आपको डी कैपिटल लग रहा होगा, ठीक है। ये स्मॉल सी स्मॉल डी है। लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने क्लास 10 में ही पढ़ा है, जो कि नापता है मोल से, ठीक है। यूनिट उसकी होती है मोल, सिंबल होता है MOL, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो आगे आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इन पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम इन्हीं की हेल्प से सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, चाहे वो एरिया हो, फोर्स हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम इन्हीं में से किसी का इस्तेमाल करके, 2-3 का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? हमें फोर्स का पता करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, एम यानी कि मास, ए यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास को हम नापते हैं किस में? किलोग्राम में, ठीक है, यहाँ केजी आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को नापने के लिए होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम का नीचे भी सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकेंड से सॉरी ये सेकेंड से हमारा ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करा, फोर्स के इक्वल टू मास इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर हमने मास और एक्सेलरेशन दो चीज़ों का इस्तेमाल करा है, जो कि हमने यहाँ से लिए हैं। मास का हमने यहाँ से ले लिया है, और एक्सेलरेशन में पता है, आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम केजी के साथ में रख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बन जाएगा हमारा पूरी एसआई यूनिट किस चीज़ की? फोर्स की, जो कि है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में इसको हम न्यूटन से भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें न्यूटन की और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है, तो इन दोनों में से डिराइव्ड यूनिट कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट ये है न्यूटन, ठीक है।
जो कि इसी से निकाली गई है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के इस्तेमाल से, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है मैं। और आगे बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं फिर हम फिजिकल क्वांटिटी के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट में लिखा हुआ है विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, यानी कि जो यूनिट्स फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के वजह से या मिलने से बनती है वो यूनिट फिजिकल यूनिट्स क्वांटिटीज डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है एरिया का, ठीक है। एरिया इक्वल टू होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, LENGTH मल्टीप्लाई BREADTH। एरिया का फॉर्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या फिर इसे हम बोल सकते हैं LENGTH लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब ब्रेथ भी तो एक तरह की लंबाई ही है, ठीक है, तो इसे हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ बोल सकते हैं, यानी कि लेंथ और लेंथ 2 बार आ रही है और लेंथ हम नापते हैं मीटर में, तो इसीलिए मीटर 2 बार आ चुका है तो बन गया है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों ही मीटर जो है क्या चीज़ थी, मीटर होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी वाली, फंडामेंटल वाली। तो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलाकर बना है हमारा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया की यूनिट बनी है। उस तरीके से अगर हम सेकंड देखें, वॉल्यूम बराबर होता है MQ, होता है MQ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर M जो है वो 3 बार यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि 3 लंबाई है, 3 लेंथ है इस बार, ठीक है। तो M को 3 बार यूज करा गया और M जो है वो होता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, 3 बार यूज करा गया तो M3 आ गया, ठीक है। ये तो होगा सिंपल तरीके। अब देखते थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी मान लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, एक ही बात है, डिस्टेंस नापते हैं हम मीटर में, टाइम नापते हैं हम सेकंड में, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, या फिर इसे हम मीटर सेकंड -1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा अगर ऊपर आएगा तो मीटर सेकंड -1 बन जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला यानी कि स्पीड की जो ऐसा यूनिट है उसको दिखाने के लिए हमने M और S का इस्तेमाल करा है, और M और S फंडामेंटल फिजिकल यूनिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बात क्लियर है कि किसी एक क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तीनों में ही। अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है सबको पता होगा, ठीक है। तो मास हम नापते हैं केजी में, ठीक है, कितना क्लियर है, मास नापते हैं हम केजी में, और वॉल्यूम का हम यहाँ निकाल चुके हैं यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाता है केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमने केजी का इस्तेमाल किया है एक बार और मीटर का हमने 3 बार इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो कि दोनों की दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मिलने से हमारा डेंसिटी की ऐसा यूनिट आ जा रही है, ठीक है। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको फोर्स का भी बताया था। फोर्स का जो होता है, फोर्स का आपको पता होगा जो यूनिट होती है वो न्यूटन भी होती है और एक ये भी होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाली है। अब आप ये मत भूलिएगा कि फोर्स की जो फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, नहीं, न्यूटन तो एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, जो कि बराबर है इसके, ठीक है, केजी मीटर, क्योंकि इसमें केजी आ रहा है यानी कि मास, मीटर आ रहा है यानी कि लेंथ, सेकंड आ रहा है यानी कि टाइम आ रहा है, ठीक है। 3 क्वांटिटीज में आ रही हैं, 3 क्वांटिटीज के मिलने से न्यूटन बन रहा है जो कि फोर्स का ऐसा यूनिट है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है। तो जो नोट नहीं कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स का ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में बात करने के लिए, जो कि है हमारा
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको आप फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके ये थोड़ा सा अलग होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, लिखा है 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है जो कि होता है प्लेन एंगल, सेकंड होता है सॉलिड एंगल। इसमें सिर्फ एंगल्स ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फंडामेंटल वाली कैटेगरी से अलग रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंगल की बात करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल मतलब आप पहले बात करते हैं एंगल कैसे बनता है। एंगल बनता है दो लाइनों के मिलने से या फिर दो प्लेन के मिलने से। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, दो लाइनें मिली, बीच में ये एंगल बना, इसका नाम दिया हमने थीटा। ये एंगल बना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्लेन एंगल। ठीक है ना, ठीक है, जो कि प्लेन में है। ठीक है, प्लेन है हमारा। अब यहाँ पर जो ये आर्क है, ठीक है, ये है हमारा आर्क। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा बन जाएगा आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस है ये। ठीक है, थीटा इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन में रेडियस, और इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, शॉर्ट फॉर्म आर ए डी, यानी कि सिंबल जो है इसका आर ए डी होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट रेडियन, सिंबल आर ए डी, रेडियन। ठीक है, अब 360 डिग्री जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। और 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि 90 जो होता है वो पाई, हाफ पाई के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि पाई अपॉन 2 रेडियन की। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्लेन एंगल के बारे में। ठीक है ना, जो कि हॉलो पे बात करेगा, हॉलो रिंग पे। ठीक है ना, जो कि सर्कुलर होगा और हॉलो होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है। ठीक है, रिंग का अगर हम कोई एक हिस्सा लेते हैं, ठीक है, ये लिया, ठीक है, सेंटर से ये हिस्सा लिया, ये है आर्क। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी फिर। ठीक है ना, ये है रेडियस। ठीक है, ये सेंटर हो, तो थीटा इक्वल टू जो ये थीटा बनेगा, ये हो जाएगा आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन एंगल। ठीक है, अब अगर आता है सॉलिड एंगल, नाम में लिखा है सॉलिड, यानी कि इस बार हम जो सर्कुलर शेप होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के चलो हम मान लेते हैं तरबूज या खरबूजा मान लीजिए। ठीक है, जो आप खाते भी होंगे, गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है, जैसे ये तरबूज है। ठीक है, आप जब भी कभी तरबूज लेने जाते हैं तो जो तरबूज वाले होते हैं, बेचने वाले, वो क्या करते हैं, आपको टेस्ट कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो कोई से भी हल्का सा पीस ऐसे काट के देते हैं आपको। ठीक है, इसी तरह से शेप जो होता है वो काट के देते हैं, वो उस तरबूज में से आपको टेस्ट कराते हैं कि बोलते हैं लीजिए खा के देखिए साहब जी। ठीक है, तो जब वो काटते हैं तो सेंटर में से, ठीक है, इतना शेप खाली हो जाता है, जो कि सेंटर में ये एंगल बनाता है। ठीक है, अब ये अंदर से पूरा सॉलिड होता है, बस इसका ये पार्ट खाली हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आर्क, ये होती है हमारी 2 रेडियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है सॉलिड एंगल इक्वल टू हमारा हो जाता है आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। जो जगह खाली हुई, ठीक है ना, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं हम चेंज इन एरिया। ठीक है, बोल सकते हैं हम चेंज इन एरिया। ठीक है, यहाँ पर से जो पोर्शन खाली हुआ वहाँ पे उस एरिया में चेंज आ गया। ठीक है ना, तो चेंज इन अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा सॉलिड एंगल का, और इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी स्टेरेडियन, सिंबल होता है एस डी। ठीक है, तो इतना हमारा पार्ट हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, हम तीनों पार्ट क्लियर कर चुके हैं आपको कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तरह की। फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड डिराइव्ड, थर्ड ये सप्लीमेंट्री। ठीक है, तीनों पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो की जो मैं नोट किया है मैंने यहाँ पर, इसको आप नोट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ही काम के हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाते हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ, अगर आप वही बातें सुनकर आप खुद से अपने हिसाब से नोट बनाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, वरना मैं आप यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को दिखाने के कितने सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो 3 सिस्टम होते हैं, उसमें से जो पहला सिस्टम है वो आता है हमारा MKS सिस्टम,
सेकंड आता है CGS सिस्टम और थर्ड आता है FPS सिस्टम, जो कि बहुत पुराना सिस्टम है, ब्रिटिश के ज़माने में होता रहा जिस टाइम पे, बहुत टाइम पुराने पर, ठीक है, ब्रिटिश ज़माने का है ये फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। तो MKS का मतलब क्या होता है, M से मतलब मीटर, ठीक है, K से मतलब किलोग्राम, S के मतलब सेकंड, ठीक है। यहाँ पे CGS का मतलब है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। FPS का मतलब है F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, ठीक है। और ये जो तीनों जो दिखाए गए हैं ये किस चीज़ की यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स हैं लेंथ की, मास की और टाइम की। यहाँ बात करें मीटर लेंथ की यूनिट है, यहाँ पर लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर लेंथ के लिए फुट है। यहाँ पर बात करें मास के लिए किलोग्राम है, यहाँ मास के लिए ग्राम है, यहाँ मास के लिए पाउंड है। यहाँ टाइम के लिए सेकेंड है, यहाँ भी टाइम के लिए सेकेंड है, यहाँ भी टाइम के लिए सेकेंड है, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम होते हैं, ठीक है, यूनिट्स के, MKS सिस्टम, GS सिस्टम एंड FPS सिस्टम, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ये तीन सिस्टम होते हैं, ठीक है। और हम सारे के सारे फंडामेंटल जो यूनिट्स जो थी, क्वांटिटी जो थी, 7 क्वांटिटीज, लेंथ से लेकर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक, वो सब हम पिछली ही स्लाइड में कवर कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और हम उसकी SI यूनिट्स भी डिस्कवर कर चुके हैं, उनकी SI यूनिट्स क्या होती हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट सिस्टम से रिलेटेड खत्म होता है, यूनिट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस क्या होते हैं, किस काम आते हैं, और हम क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम पहले इस टेबल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर वही फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हैं जो कि मैंने पिछली स्लाइड पढ़ी है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, मास से लेकर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक, ठीक है। पीछे पढ़ चुके हैं इसके SI यूनिट भी, सिंबल्स भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन लिखे हैं ये, ठीक है। अब हम इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ जो होती है, लेंथ को हम किन किन यूनिट से मेजर करते हैं। लेंथ को हम मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से भी, मिलीमीटर से भी, किलोमीटर से भी, ठीक है, हाथ से भी करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि 2 हाथ फूल के माला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम एक ऐसी यूनिट लाएं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है। उसको हम एक सिंबल के रूप में लिख देंगे, वही कहलाएगा हमारा डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मास के लिए हमने एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, कैपिटल M, ठीक है। तो अब हम मास को सिर्फ कैपिटल M से नाप के दिखाएंगे। ऐसे ही हम लेंथ के लिए लिख दिया कैपिटल L, टाइम के लिए हमने लिख दिया कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए हमने लिख दिया कैपिटल K से मतलब हमारा केल्विन से है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने लिख दिया कैपिटल A मतलब होता है इसकी यूनिट एम्पेयर, तो हमने कैपिटल A लिख दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट होती है कैंडेला, तो हमने शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख दी CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, तो यहाँ पर मोल आ गया, MOL, ठीक है। तो ये जो है ये इसके डायमेंशन की फॉर्म्स हो गई, ठीक है ना। हम अगर इनमें से कोई सी फंडामेंटल यूनिट हमारी आएगी तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखी गई है। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, द पावर्स, डायमेंशन जो होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वो क्या होते हैं, पावर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने कोई पावर नहीं लगाई है, तो इसे हम पूरा डायमेंशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था आपको, ठीक है। डायमेंशन जो होती है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पावर्स होती है, कि मैथ में पढ़ा होगा x की पावर 2, x की पावर 3, स्क्वायर क्यूब, वो पावर्स होती हैं। वैसे यहाँ पर पावर्स लगाएंगे हम, ठीक है, और वही पावर्स कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर हम उसकी जो हमने स्पेशल कैरेक्टर माना है, अगर हम उसके ऊपर कोई पावर लगा दें और उसको हम एक्सप्रेस करें डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में, तो वो कहलाएगी हमारी डायमेंशन। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फोर्स इक्वल टू, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है m×a, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास की जो यूनिट होती है वो तो होती है kg, और एक यूनिट होती है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यह है केजी यानी कि मास के लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल एम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल एम। ठीक है, अब यह है मीटर यानी कि यह है हमारी, मीटर मतलब होता है लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, इसके लिए हमने कैरेक्टर चुना है एल वाला, तो यहाँ पे एल लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको हम लिखते हैं, अलग लिखते हैं, इसका तो ये आ गया। अब इस वाले पार्ट का हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका तो हो गया एल, ये अपॉन में है। अब एस जो है हमारा टाइम होता है, टाइम के लिए लिखते हैं टी। अब इसकी पावर लगे 2, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पावर लगा दी। ठीक है, अब हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो आ गया एम, पावर नहीं है तो इसे हम m1 बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर l का l रहेगा 1। ठीक है, और ये t2 नीचे तक ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा t-2। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स की जो डायमेंशन बनी वो बनी mlt-2। क्या बना, mlt-2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg की जगह m1, m की जगह l1 और सेकेंड स्क्वायर की जगह पर t-2। ठीक है, इस तरीके से हमने फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है वर्क का। ठीक है, अब आप पहले मुझे ये बताइए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला m × a होता है, उस तरीके से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। याद कीजिए, आपने चैप्टर क्लास 10th और 9th में पढ़ा है इस बारे में। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हम डायमेंशन यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन सेम पुट कर देते हैं। तो ये तो आ रहा है हमारा m1l1t-2, और ये d क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि नापेंगे हमेशा लेंथ में, लेंथ का होगा l, यहाँ पर हम l और पुट कर देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और आपको पता होना चाहिए कि जब पावर्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, और डिवाइड में होती हैं तो माइनस होती हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये m1 आ जाएगा, ये l1 है, यहाँ भी l1 है, ये हो जाएगा l2 और ये t-2। इस तरीके से डायमेंशन हमारा आ गया वर्क का m1l2t-2। ठीक है, वर्क आ चुका है m1l2t-2। ठीक है, अब मैं इसमें से एक एग्जांपल इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखकर बता सकूं। ठीक है, ये तो होगा थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ लेंथ का, LENGTH, लेंथ का, या फिर इससे बढ़िया आप एग्जांपल लेते हैं एरिया का। ठीक है, पूछ ले रहा है आपसे एरिया बराबर क्या होता है। एरिया बराबर होता है L मल्टीप्लाई B यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी यूनिट आती है हमारी मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 बार हमने L यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी हमारी L2। M की जगह L आ गया और 2 है तो 2 आ गया, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ के लिए हम L यूज़ करते हैं, तो L2 आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ L2 लिख कराएंगे ये भी ठीक तो है, लेकिन ये सही फॉर्म में नहीं है अभी। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी आपसे डायमेंशन पूछा जाएगा तो आप हमेशा डायमेंशन को M, L और T की फॉर्म में बताएंगे। चाहे किसी चीज़ में M, L, T में से कोई चीज़ मिसिंग हो भी रही हो तो भी हम अपने पास से घुसेड़ सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, अब हम डायमेंशन के कुछ और पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, टर्म्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो जब डायमेंशंस में जैसे मान लीजिए M 2-3 बार रिपीट हो गया, या फिर L 1-2 बार रिपीट हो गया, या T रिपीट हो गया कुछ बार। ठीक है, तो जो चीज़ ऐड या प्लस होगी उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, मान लीजिए किसी का है M1L2 है। ठीक है, और दूसरे का है M1L2T-2। ठीक है, अब जो चीज़ ऐड हो गया, अभी जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड का एग्जांपल हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ ऐड होंगी वो क्या होंगी, सेम डायमेंशन। जैसे कि ये M है तो इस M में ये M ऐड होगा, इस L में ये L ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे T नहीं है तो ये T बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो डायमेंशन सेम है वही हमेशा ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि M से M, L से L, T से T। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है डायमेंशंस ओबे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और डायमेंशन जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, यानी कि जब भी डायमेंशंस मल्टीप्लाई में होंगे तो वो प्लस होंगे, ऐड हो जाएंगे, और जब भी डिवीजन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। ठीक है, अब इन डायमेंशंस का हम यूज़ किस किस एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं बताइए, तो आप डायमेंशंस निकाल कर ये चेक कर सकते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पॉइंट हमारा, जनरेट न्यू इक्वेशंस, नई इक्वेशंस बनाने के लिए भी डायमेंशंस का इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड है टू फाइंड न्यूमेरिकल रिलेशन, और न्यूमेरिकल रिलेशन निकालने के लिए भी करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जैसे फोर्स की जो ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, इसका उल्टा होता है डाइन यानी कि चुड़ैल। तो इन दोनों का जो रिलेशन फाइंड किया जाता है वो फाइंड करा जाता है डायमेंशंस की हेल्प से ही। अब हम बात करते हैं इस पहले पॉइंट की, ठीक है, कि हम किसी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कैसे कर सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन ली है, P इक्वल टू रॉ एच जी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू रॉ एच जी, रॉ मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, अब आपको आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए, क्योंकि हम पिछली स्लाइड में डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, डायमेंशंस P यानी प्रेशर का डायमेंशन होता है ML1T-2। ठीक है, अब इस साइड जो तीनों को मिला के जो डायमेंशन होगा वो भी इतना ही आना चाहिए, तभी ये मानी जाएगी इक्वेशन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, वैलिड इक्वेशन है। ठीक है, जब दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आएंगी तब। तो इस साइड पे सिर्फ सिंगल है, इसका डायमेंशन आ रहा है ML1T-2, तो इतना ही डायमेंशन इस साइड का भी आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं बारी बारी से। ये है रॉ मतलब डेंसिटी की ऐसा यूनिट डायमेंशन ये मैं दे दिया L-3। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी का। जी है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है, इसका हो गया L1T-2, जैसे एक्सेलरेशन का होता है वैसे ही, और H मतलब हाइट का हो गया L1। ठीक है, अब हमने यहाँ हमारा पहला पॉइंट था कि जो टर्म्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगी वो सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। अब M कहीं पर नहीं तो M1 का M1 आ गया। ठीक है, अब L कहाँ पर है, एक L यहाँ पर है और L यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपस में तीनों कितना मल्टीप्लाई है तो L-3 और +1 बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा L में से गया L, ये बन जाएगा L-1। ठीक है, और T बन जाएगा -2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा M1 L-1 T-2। ठीक है, क्योंकि ये L यहाँ पर 2 थे। ठीक है, 2 में से 3 में से 2 गया, बचेगा 1। ठीक है, तो ये M1 L-1 T-2 और यहाँ पर भी M1 L-1 T-2, ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी वैलिड है जिसे हमने चेक कर लिया है। तो अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आती है, बोला जाता है आपसे कि इक्वेशन को चेक करिए कि वो इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा जनरेट न्यू इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो बच्चा लोग आज के लिए हमारे आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स भी हम क्लियर कर देंगे। अगर जितना हमने इस वीडियो में टॉपिक कवर किया है, अगर उसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे आपको और अच्छी वीडियो बना के दे सकें। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।